इसमें आप लोग को पीएचपी का जो सिलेबस है वो आप लोगों को डिप्लोमा में भी देखने को मिलेगा। डिप्लोमा में कौन कौन से सिलेबस को कवर किया गया मैं वो बता दूं। देखिए, डिप्लोमा में जिस सिलेबस को कवर किया गया है वो है पीएचपी, कंप्लीट पीएचपी, और इसके बाद ठीक है, कंप्लीट पीएचपी, और पीएचपी के बाद यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा माई एसक्यूएल, कैसे हम माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करते हैं पीएचपी का वो। उसके बाद आपको इसमें बताया जाएगा एजेक्स, कैसे हम एजेक्स से इसमें काम करते हैं। और उसके बाद आपके सिलेबस में जो आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें वर्डप्रेस भी दिया गया है। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, जहां पे बहुत सारी चीजें बनी बनाई दी हुई हैं और उसको इनबिल्ट करना आना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे टॉपिक्स जो कंप्लीट पीएचपी, जिसमें पूरी पीएचपी की प्रोग्रामिंग आपको बताई जाएगी कि कैसे हम लोग पीएचपी से काम करते हैं और पीएचपी पे कैसे हम लोग कोड लिखते हैं, साथ ही साथ माई एसक्यूएल से कैसे हम पीएचपी को कनेक्ट करते हैं, एजेक्स कैसे हम यूज करते हैं पीएचपी में, और कैसे वर्डप्रेस काम करता है पीएचपी में। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को बताई जाएंगी इसमें। अभी आपको जो है पीएचपी विथ प्रोग्रामिंग पढ़ना है कि कैसे हम पीएचपी के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो अभी हमें पढ़ना है पीएचपी प्रोग्रामिंग। अब जिन स्टूडेंट्स ने भी पहले क्लासेस नहीं की हुई हैं या फिर जिनकी क्लासेस छूट गई हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की जैसे जावा स्क्रिप्ट की क्लास छूट गई या बहुत सारे स्टूडेंट्स की सी की क्लासेस छूट गई, तो जो भी क्लासेस आपकी छूट गई तो उन क्लासेस का और अभी जो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं इनका आपस में कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो क्लासेस समझ नहीं आई या फिर वो क्लासेस आपने अटेंड नहीं किया, जैसे जावा स्क्रिप्ट की या HTML की या सी की, तो ये क्लासेस आपको समझ नहीं आएंगी या ये आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये पीएचपी बिल्कुल अलग है। जब भी हम लोग कोई टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं जैसे पीएचपी, पाइथन, .NET, जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक सेशन कवर करवाते हैं, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, सी और डेटाबेस, और ये सारे जो है वो बेसिक पार्ट्स में आते हैं। जो कोई भी सिलेबस आप पढ़ेंगे, कोई भी ट्रेनिंग आप करेंगे, उसमें आपको ये पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको वो सारी चीजें ना आए, जैसे अगर आपको जावास्क्रिप्ट ना आए, आपको अगर सी प्रोग्रामिंग ना आए, तो आपको पीएचपी भी समझ में नहीं आएगा। चीजें जुड़ी हुई हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी आप पीएचपी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से पढ़िए, और इसके बाद जो पीएचपी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो भी पीएचपी प्रोग्रामिंग पढ़ेगा वो पीएचपी पे ही प्रोजेक्ट बनाएगा, जो पाइथन पढ़ेगा वो पाइथन पे ही प्रोजेक्ट बनाएगा। तो इसलिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे जरूरी होगा आप इसमें पीएचपी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। तो इस वजह से आपको पीएचपी पढ़ना जरूरी है अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है इस पे। तो पाइथन क्लास की लिंक दे दीजिए, पाइथन क्लास की लिंक दी हुई हूँ, अभी आपको ग्रुप में मैसेज किया गया था, उसमें सेकंड जो लिंक था वो पाइथन का था, फर्स्ट जो लिंक था वो पीएचपी का था। और अभी डैशबोर्ड जो है हम लोग का ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है और सर्वर स्लो चल रहा है, तो उसके लिए अभी सही कराने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, कुछ देर में सही हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पाइथन क्लास की, पीएचपी क्लास की, दोनों की लिंक हमने आपको दी हुई थी। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, पीएचपी की प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हमें पीएचपी प्रोग्रामिंग पढ़ना है। अब आप लोगों में से आप लोगों ने
पहले कभी पीएचपी प्रोग्रामिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? आप लोग बताइए, आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो साउंड ऑन करके मत पढ़ना भाई तुम लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। अब देखिए, अभी तक जो भी आपने प्रोग्रामिंग तो पढ़ी है, पीएचपी प्रोग्रामिंग आपने नहीं पढ़ा है, प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना? हाँ, सी प्रोग्रामिंग जैसे आपने पढ़ी है। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम प्रोग्रामिंग को किसी भी, अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ताकि हम क्या कर सकें, लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकें। क्या कर सकें? लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकें। प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं टू इम्प्लीमेंट लॉजिक्स, टू इम्प्लीमेंट लॉजिक्स इन वेब पेज। जैसे हमने आपको बताया, अगर आपने एक फॉर्म बनाया, आपने क्या किया, आपने एक फॉर्म बनाया। अब उस फॉर्म में जैसे आप देखेंगे कि टेकफाइल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाया और आपने लिखा, एक आपने फील्ड दे दिया कि सिलेक्ट योर ट्रेनिंग, आपने लिख दिया सिलेक्ट योर ट्रेनिंग, ठीक है। अब देख लो, बंद नहीं होगा तो चली जाओ। हाँ, सिलेक्ट योर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम कुछ आपको ऐसा कंडीशन दे दें कि अगर हम समर ट्रेनिंग सिलेक्ट करें तो आपको क्या करना है कि कितनी फीस लगेगी, वो आपको फीस दिखाना है, आपको 2000 रुपीज दिखाना है। अगर हम विंटर ट्रेनिंग सिलेक्ट करें तो आपको क्या दिखाना है, आपको 5000 रुपीज फी दिखाना है। तो यहाँ पे ये वेब पेज में जो हम लॉजिक्स लगा सकें, कुछ काम कर सकें, कुछ कैलकुलेशन कर सकें, कोई भी ऐसा टास्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। अब देखिए, पीएचपी प्रोग्रामिंग, अगर आपने अब तक जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई हैं, इन सब में सबसे इजी प्रोग्रामिंग आपको पीएचपी प्रोग्रामिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको यूज करना बहुत ही इजी है। जल्दी बैठो। तो इसके कॉन्सेप्ट को, पीएचपी के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक पीपीटी से समझेंगे। देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए, बैठो बैठो। देखिए, अब यहाँ पे हमने कुछ, गुड इवनिंग, अभी आ रही हो तुम? देखिए, अब प्रोग्राम, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं या जो भी हम लोग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, वो दो टाइप्स की होती हैं, वो दो टाइप्स की होती हैं। अब एक होता है कौन सा, क्लाइंट साइड, दूसरा होता है सर्वर साइड। एक होता है क्लाइंट साइड, दूसरा होता है सर्वर साइड। अगर आप जावा स्क्रिप्ट आप सबने पढ़ा है, जब आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा तो राहुल सर ने आपको बताया होगा कि जावा स्क्रिप्ट किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड। और पीएचपी की अगर आप बात करें, सबसे पहला डिफिनीशन जो आप पीएचपी में पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा, पीएचपी इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, वहां आपको पढ़ने को मिला कि जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप पीएचपी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि पीएचपी इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए, इन दोनों का ये मतलब है कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा है या नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग को दिख रहा है? ऐसे लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है? ओके। तो देखिए, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड से सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। हमने देखा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ेंगे कौन सी, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
देखिए, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके साथ आप डेटाबेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, नो डेटाबेस एक्टिविटी। ठीक है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके साथ आप डेटाबेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। डेटाबेस एक्टिविटी का मतलब है जिसका यूज करके आप कोई डेटाबेस का काम नहीं कर सकते, जैसे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना, डेटाबेस से वैल्यू गेट करना, उसको वेब पेज पे दिखाना, कुछ ऐसा टास्क करना आप नहीं कर सकते। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि डेटाबेस एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि डेटाबेस एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मतलब इसका यूज करके आप डेटाबेस से कोई वैल्यू गेट कर सकते हैं, डेटाबेस में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे काम। तो ये एक सिंपल सा इसका जो है वो डिफिनीशन है। वैसे तो आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बहुत सारे डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल डिफिनीशन है क्लाइंट साइड का कि जिसके साथ हम डेटाबेस एक्टिविटी नहीं कर सकते वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिसके साथ हम डेटाबेस एक्टिविटी कर सकते हैं वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द वेब। इसका मतलब है कि PHP की जो कोडिंग है, जैसे आपने देखा होगा, आपने C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, तो वो जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी उसका कोड आप कहाँ लिखते थे? C के सॉफ्टवेयर पे, और उसके बाद आप उसको रन कराते थे। लेकिन जो PHP है उसको आप लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं, कहाँ पे? वेब पे, वेब पेज पे, ब्राउजर पे। जैसे आप HTML का कोड लिखते हो और रन कराते हैं कहाँ पे? वेब पेज पे, वेब ब्राउजर पे। वैसे सर पता नहीं, उधर ही होगा। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, PHP के भी, मैम क्लियर नहीं, क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? रुक जाओ, दिख रहा है मनोज? तो देखिए, एक PHP क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके जो कि बनाई गई है किसके लिए? वेब पे रन होने के लिए, मतलब वेब ब्राउजर पे रन हो सकती है। विद इन एन HTML पेज यू कैन इम्बेड PHP कोड। क्या कह रहा है कि एक HTML पेज के अंदर आप PHP के कोड को कहीं पर भी इम्बेड कर सकते हैं। एक HTML के कोड के अंदर कहीं पे भी आप PHP का कोड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। That will be executed each time the page is visited। इसका मतलब है कि PHP का कोड कब कब रन होगा? जब जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, जब जब आप पेज को रन कराएंगे, जब जब HTML का पेज रन होगा, तब तब PHP का कोड भी जो आपने HTML पेज के अंदर लिखा है वो रन होगा। साथ ही साथ देखो, कह रहे हैं कि योर PHP कोड इज इंटरप्रेटेड एट द वेब सर्वर एंड जनरेट्स HTML और अदर आउटपुट्स दैट द विजिटर विल सी। इसका मतलब है कि जब आप PHP के कोड को कहाँ पे लिख रहे हैं? वेब ब्राउजर पे रन करा रहे हैं, तो वहीं पे क्या होता है, इसका HTML कोड जनरेट होता है और PHP का कोड रन होता है। जैसे अब आप देखिए, ये सब पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अगर PHP का जो प्रैक्टिकल है वो करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, PHP क्या है? वेब ब्राउजर पे रन होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है। वो सर्वर कौन सा सर्वर है? अपाची सर्वर। एक मिनट में अभी वापस आती हूँ। हाँ,
नहीं बता रहे हैं, ये पकड़ लो। देखिए, तो PHP के कोड को रन कराने के लिए आप सिंपल सा ये समझ लीजिए, आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे जो कि अपाची को सपोर्ट करते हैं, जैसे वैम्प, जैम्प और बहुत सारे, ठीक है, लैम्प जो लाइनक्स के साथ काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज करके आप PHP के कोड को लिख सकते हैं, क्योंकि PHP के कोड को रन होने के लिए अपाची और टॉमकैट सर्वर की जरूरत होती है, ठीक है। और वो सर्वर्स कहाँ से मिलेंगे? इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे वैम्प जो है वो काफी पुराना टाइप हो गया, इसलिए PHP के ज्यादातर जो कोडिंग से आगे जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें अगर आप वैम्प का यूज करके कोडिंग करें तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप जैम्प का यूज करके अगर आप कोडिंग करेंगे तो बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? अगर आपने पहले से, देखिए, ये जो कोर्स कंटेंट PHP का हमने तैयार किया है, इसमें इस ट्रेनिंग में दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। थोड़ा सा ये PHP का से रिलेटेड नहीं है, अलग है। तो इसमें दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक जो कि पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे आप सारे लोग जिन्होंने सारी कोर्सेज किए हुए, जैसे HTML, C, जावास्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ा है, आगे वो PHP और PHP पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। और एक स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्हें क्या करना है, इसी कोर्स के थ्रू अपना सिलेबस कवर करना है, जैसे सिलेबस में जो PHP है और जितना उसमें कोर्स कंटेंट है वो कवर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स में हमें दोनों स्टूडेंट्स को देखना है। इस वजह से ये जो आपका PHP का कोर्स चलेगा, ये पूरे आपके सिलेबस को कंटेन करेगा। और ये सिलेबस आपका इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि उसमें आपको सारा कोर्स जो हम PHP में नॉर्मली पढ़ाते उससे कहीं ज्यादा ही आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो इसमें आपको विथ डिफिनीशन, विथ प्रैक्टिकल आपको सिलेबस के एक पॉइंट्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जो आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है या आगे अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो तो मिलेगा ही 100%। तो इससे आपको एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू PHP का विथ प्रोजेक्ट का मिल पाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको कोई वैसा ही सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसका यूज करके आप प्रोग्रामिंग भी कर सके और प्रोजेक्ट में भी अच्छे तरीके से उसको यूज कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जैम्प को इंस्टॉल करेंगे, और जो भी PHP पढ़ाया जा रहा है और जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलता है वो आप कोशिश करें कि आप लिख लें। इससे फायदा ये होगा कि आगे जब आप अपना कोर्स भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, दोबारा वही चीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सॉफ्टवेयर्स में से कोई इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इंस्टॉल करेंगे जैम्प। अगर पहले से आपके सिस्टम में वैम्प इंस्टॉल होगा, वैम्प जैसा कि मैंने MySQL पढ़ाया था तो उसमें हमने इंस्टॉल करवाया था, तो अगर पहले से आपके सिस्टम में वैम्प इंस्टॉल है, आप भी तो बोली थी वैम्प चलाओ, हाँ बोली थी मैं, तो वैम्प इज गुड, आप वैम्प के थ्रू भी काम कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आपको जैम्प अच्छा पड़ेगा क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के लिए आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, आप जो नहीं जानता मैं एक बार बता दूं, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे और मैम वैम्प है, दोनों है, चलो अच्छा है, आप दोनों है तो ठीक है, पर हो सकता है कभी कभी क्योंकि वैम्प सर्वर भी 80 पोर्ट पे काम करता है, जैम्प भी 80 पोर्ट पे काम करता है, तो इस वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम होने लगेगी और दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं चल पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वैम्प को अनइंस्टॉल करके जैम्प इंस्टॉल करेंगे। तो कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे यहाँ पे और अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने जिसके में भी जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो वैम्प पे भी काम कर सकता है, और अभी मैं बता दूंगी। तो और जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो मैं कर दूंगी।
तो आपको क्या करना है कि नीचे आप देखेंगे, अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया होगा तो यहीं पे कहीं पे आपको दिखेगा, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके ओके ना। तो अगर आपने वैम्प पहले से इंस्टॉल किया है, दोनों मेरे में दोनों इंस्टॉल है, ओके ठीक है। अगर आपने वैम्प पहले से इंस्टॉल किया है तो उसको आप क्या करिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जैम्प को इंस्टॉल करना है। जैम्प इंस्टॉल करने के लिए आप ये ब्राउजर ओपन करिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा डाउनलोड जैम्प, डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज, या नहीं भी लिखोगे तो विंडोज के लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा। ये एक वेबसाइट है apache-friends.org, इस पे आपको एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड जैम्प। अब देखो ये आपको सारा देगा, जैम्प फॉर विंडोज, जैम्प फॉर मैक, जैम्प फॉर लाइनेक्स सब। तो इसमें हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे, अब जिसका 64 बिट का सिस्टम होगा वो ये वाला सिस्टम, या आप 32 बिट भी होगा तो ये इंस्टॉल कर लोगे, चलेगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डाउनलोड 64 बिट आपकी, तो यहाँ से डाउनलोड करिएगा। अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो आज मैं उसका लिंक जो है आपको वहां पे जो सॉफ्टवेयर किट है, सॉफ्टवेयर किट आपने देखा है ना जो हम लोगों ने बना रखा है वेब ब्राउजर पे, तो वहां भी दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे आप तो ये बस क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड जैसे ही होगा सॉफ्टवेयर किट पर डाल दीजिए, ठीक है, डाल दूंगी। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, हाँ नहीं ओपन हो रही है, उसके लिए भी अभी काम हो रहा है, वो ओपन हो जाएगी। तो देखो जब आप डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके मिलेगा। एक मिनट, देखो तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके मिलेगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड होके मिलेगा। आप सिर्फ इस सॉफ्टवेयर पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद इसमें एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वहां नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हाँ कहाँ पे, नहीं नहीं, ओके तो मैं जो है कर चुकी हूँ इस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या होगा, आपको कहाँ जाना है, आपको सी ड्राइव में जाना है, और सी ड्राइव में आप जाके देखेंगे तो एक जैम्प नाम का फोल्डर बाहर ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैम्प नाम का फोल्डर आपको बाहर ही मिलेगा। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, इंस्टॉल कर लेंगे ना आप लोग, इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। ओल्ड वाला अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, हाँ ओल्ड वाला इंस्टॉल कर लेना, ओल्ड वाले को अनइंस्टॉल कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब ये जैम्प वाला फोल्डर जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे जैम्प फोल्डर के अंदर आप देखेंगे एक ये बहुत सारी इसमें फाइल्स मिलेंगी, ये सारी फाइल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें एक फाइल, एक फोल्डर आपको मिलेगा, कौन सा, htdocs, एक फोल्डर आपको मिलेगा कौन सा, htdocs नाम का। इसी htdocs के अंदर हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या जिसको PHP के थ्रू रन कराना है उसको रखते हैं और रन कराते हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे इंस्टॉल ही होता है।
तो ये जैम्प नाम का फोल्डर आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए जो भी कोड आप लिखेंगे वो सिंपल आप कोई टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप HTML का पेज बनाने के लिए जिस भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यूज करें कौन सा, Notepad++, तो यहाँ पे आप लोगों ने HTML वगैरह का पेज इसी के थ्रू बनाया है ना, तो हम लोग इसी के थ्रू बना सकते हैं। अब आप देखिए, जब भी आपको PHP का कोड लिखना हो कहीं पे भी, PHP का कोड कहीं पर भी लिखना हो, उसके लिए जब भी हमें PHP का कोड लिखना है, इसके लिए हम नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। और PHP का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें PHP की स्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। जब कभी आपको PHP का कोड लिखना हो, आपको ये PHP की स्क्रिप्ट ऐसे ओपनिंग करना पड़ेगा और इसकी क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग करना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये हाँ केस सेंसिटिव है। कई केसेस में देखो, अगर आप वेरिएबल्स बनाओगे तो वेरिएबल्स के केस में केस सेंसिटिव है, अगर आप फंक्शन बनाओगे फंक्शन के केस में केस सेंसिटिव नहीं है। तो कई तरीके से काम करती है, बट आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। तो जब भी आपको PHP का कोड लिखना हो, आपको क्या करना होगा, ये PHP का स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। अब जितनी बार आपको एक वेब पेज में जितनी बार PHP का कोड लिखना है, उतनी बार आप क्या करेंगे, ये PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, उतनी बार आप ये PHP का स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे जब PHP की कोडिंग खत्म हो गई तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PHP में जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना हो, सबसे पहले हम कुछ प्रिंट करा के ही देखेंगे वेब ब्राउजर पे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो PHP में प्रिंट कराने के लिए लिखा जाता है echo। PHP में प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं क्या, echo। echo के बाद मान लो हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मान लो हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड में, तो डबल इन्वर्टेड में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए PHP में भी आप सारे सिंटैक्सेस को फॉलो करेंगे, जैसे कि हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, तब जाके उस स्टेटमेंट का टर्मिनेशन होगा, और इस तरीके से चीजें आपको करनी पड़ेगी। जब आप इसको सेव करेंगे, जब आप इसको रन कराना चाहते हैं, तो हमने मान लो सिर्फ हमने लिख दिया PHP echo hello world। अब हम इसको सेव कराना चाहते हैं, हम इसको सेव कहाँ कराएंगे, कहाँ रखेंगे, हम इसको रखेंगे Ctrl+S हमने किया, और इसको सेव आप हमेशा कराएंगे कहाँ पे, C ड्राइव के अंदर। अभी अभी जो हमने जैम्प नाम का फोल्डर बनाया था, उस जैम्प नाम का फोल्डर जो इंस्टॉल करने के बाद आया था, उसमें htdocs के अंदर, अभी हमने दिखाया था ना htdocs नाम का एक फोल्डर आया है वहां। आप चाहो तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लो, जैसे हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया, मान लो हमने क्रिएट कर लिया PHP नाम का, ठीक है, या हमने क्रिएट कर लिया PHP नाम का, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हम सेव करना चाह रहे हैं, PHP फोल्डर हमने ओपन किया, और इस फाइल का नाम हमने दिया, मान लो हमने दे दिया demo1 डॉट क्या लगाएंगे, एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, PHP, क्योंकि PHP का कोड, कोई भी ऐसी फाइल जिसने PHP के कोड को कंटेन किया है, उसमें मतलब PHP की स्क्रिप्ट लगाई गई है, उसको आप .php से ही सेव करेंगे, तभी उसके अंदर लिखा हुआ कोड काम करेगा। तो हमने लिख दिया demo1.php, हमने सेव करा दिया, ठीक है, demo1.php। जब भी आप इसको सेव कराएंगे, कैसे आप सेव कराएंगे, सेव कराते वक्त आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव कराएंगे, सेव कराने के लिए आप C ड्राइव के अंदर जाएंगे, और जब आपने जैम्प या वैम्प जो भी इंस्टॉल किया है, जब हम वैम्प इंस्टॉल करते हैं
तो www फोल्डर बन के आता है, उसके अंदर हम रखते हैं। अगर हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो htdocs नाम का फोल्डर आता है, इसके अंदर रखते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या किया, एक php नाम का फोल्डर बना दिया ताकि हमारी फाइल सब एक जगह रहे, और हमने php फोल्डर के अंदर इसको सेव किया demo1.php नाम से। हो गया, समझ गए कहाँ सेव करेंगे, हमने सेव कर दिया। अब अगर आपने रन पे क्लिक किया, या मान लीजिए आप सीधे सीधे क्या किया आपने, हमने इसको कहाँ सेव कराया है, कहाँ सेव कराया है, हाँ तो हमने इसको कहाँ सेव कराया है, जैम फोल्डर में, htdocs में। हमने htdocs ओपन किया और ये php फोल्डर के अंदर कराया था, php फोल्डर को ओपन किया, demo1.php हमने इसको रन करा दिया गूगल क्रोम से। अब देखिए, अगर आपने इसको डायरेक्ट रन करा दिया तो क्या होगा, जो कोड आपने लिखा है वही कोड सारा का सारा यहाँ पे ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी आप HTML के पेज को ऐसे ही तो रन कराते हैं, जहां पे रखा हुआ है वहां पे आप वेब ब्राउजर पे सीधे रन करा देते हैं, उसका कोड रन हो जाता है। लेकिन जब PHP का कोड है उसमें, या .php एक्सटेंशन से आपने सेव किया है, तो उसको हम ऐसे नहीं रन कराएंगे। उसको हम कैसे रन कराते हैं, PHP के कोड को रन कराने के लिए हम लिखते हैं सर्वर नेम स्लैश फाइल नेम, सर्वर नेम स्लैश फाइल नेम। PHP के कोड को रन कराने के लिए लिखते हैं सर्वर नेम स्लैश फाइल नेम। अब सर्वर नेम, जब आपका ये कोड, जब आपने अपने सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, अभी तक आपने अपने प्रोजेक्ट की होस्टिंग नहीं की है, क्योंकि होस्टिंग करने के बाद सर्वर नेम बदल जाता है। जब अभी आप लोग नॉर्मली जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपका जो, हमने पहले भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा सर्वर नेम होता है वो क्या होता है, लोकल होस्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकल होस्ट। और स्लैश फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, अब हमारी फाइल का जो नाम है वो है demo.php, लेकिन वो demo.php किस फोल्डर के अंदर है, php फोल्डर के अंदर है ना, तो हम लिखेंगे php/demo.php, ऐसे लोकल होस्ट स्लैश php/demo.php, और ये लिखते ही ये फाइल हमारी रन कर जाएगी। ठीक है, अब अच्छा demo.php नहीं, demo1.php। देखिए, अब लोकल होस्ट जो है आपका, ये भी ऐसे काम नहीं करेगा। इस लोकल होस्ट को, ये सर्वर जो है आपका, ये सर्वर नेम है, लेकिन ये सर्वर नेम आपके सिस्टम में एक्टिव हो जाए, काम करने लगे, इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको जैम्प या वैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो तो हमने कर लिया। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ऑन करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर लीजिए जैम्प कंट्रोल पैनल। सर्च करने के बाद ये एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। इसमें दो चीजें आएंगी, एक अपाची और दूसरा MySQL। अगर आपको कोई डेटाबेस का काम करना है तो आप MySQL को ऑन करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी हमें डेटाबेस का कोई काम नहीं करना, तो हम ना भी ऑन करें तो चल जाएगा। हमें किसको ऑन करने की जरूरत है, अपाची। यही जो है ये हमारा सर्वर है, और यही हमें वो जो है लोकल होस्ट नाम का सर्वर एक्टिव करके देगा, ताकि हम अपने सारे पेजेस को रन करा सकें। अब ये स्टार्ट हो गया, आप सिर्फ इसको मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए, और अब आप आ जाइए कहाँ पे, गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आप ये टाइप करेंगे, कुछ नहीं होगा, हमें लिखना होगा क्या, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखते ही अगर ये कुछ ऐसा वेब पेज, ऐसा डैशबोर्ड पहला पेज ओपन होके आ रहा है, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में जो है जैम्प इंस्टॉल है और चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ दिक्कत हो रही होगी। अब आप यहाँ से डैशबोर्ड हटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, demo1.php। क्या रन होगा, हमने रन कराया, नॉट फाउंड। हम कहाँ पे रखा हुआ है, PHP फोल्डर के अंदर, तो हम लिखेंगे php/demo1.php। और ये हमने जो प्रिंट कराया था वो वेब ब्राउजर पे हमें प्रिंट होके दिख रहा है। अब अभी तक क्या है, अब बोलो कि ये सेम,
अब आप बोलोगे कि ऐसा सेम तो हम क्या कर सकते हैं, HTML से भी हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन आप HTML से डायनामिक काम नहीं कर सकते। जैसे HTML से बोला जाए कि आप 2+2 को ऐड कर दीजिए, क्या आप कर पाएंगे? हमने बोला कि दो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है और पहले टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो वैल्यू इनपुट की है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने वैल्यू इनपुट की है, आप बटन के क्लिक करने पे दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप HTML से स्टैटिक चीजें कर सकते हैं, डायनामिक नहीं कर सकते, लेकिन PHP से हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक काम भी कर सकते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो रन कराएंगे ऐसे वेब ब्राउजर। अब आप जितने भी पेजेस बनाएंगे सबको आप क्या करेंगे, सबको आप ऐसे ही htdocs में सेव कराएंगे और उसके बाद वहीं से आप उसको रन कराएंगे। तो साथ ही साथ आप देखिए, यही चीज जो हमने पीपीटी में लिखी थी, यहां से आप थोड़ा सा कुछ लिख सकते हैं। देखिए, तो वही हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था कि within an HTML page you can embed PHP कोड। मतलब PHP कोड को हम क्या कर सकते हैं, किसी HTML पेज, HTML कोड के साथ इम्बेड कर सकते हैं। इम्बेड करने का मतलब कि लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होगा, तब एग्जीक्यूट होगा जब हर बार आपका पेज एग्जीक्यूट होगा। demo.php जब जब रन होगा तब तब उसके अंदर जो PHP स्क्रिप्ट आपने बनाई है वो वाला कोड भी रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट, ये कब बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। किसने बनाया था, रैस्मस लडाफ ने, लेस्डॉर्फ नहीं, लडाफ, इनका नाम है रेस्मस लडाफ। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ना कि आप सही तरीके से URL नहीं लिख रहे हो। एक बार फिर से ट्राई करो, नहीं तो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए, रेस्मस लडाफ कौन थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और वो अपाची टीम, जो कि जिन्होंने अपाची सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, अपाची सर्वर बनाया है, उस टीम में काम करते थे। 1994 में PHP का पहला वर्जन PHP 1.0 रिलीज हुआ। उसके बाद PHP 2.0 रिलीज हुआ। अभी PHP 7.0 या कुछ चल रहा है फ्रॉम 2015 से, और अभी 2.0 कब रिलीज हुआ, 1995 में। PHP को पहले पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था, पर्सनल होम पेज, लेकिन PHP के कई नाम हैं, जैसे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। पहला नाम तो इसका है कौन सा, पर्सनल होम पेज। इसको पहले कहा जाता था क्या, पर्सनल होम पेज, क्योंकि रेस्मस लडाफ ने इसको कुछ इसी ये वैभव तुम क्या भेज रहे हो, वेरिएबल क्या बना रहे हो तुम, EFR, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको कब बनाया गया, 1994 में बनाया गया। किसने बनाया, रेस्मस लडाफ ने बनाया। ठीक है, 1995 में PHP 2.0 रिलीज हुआ और इसको पर्सनल होम पेज के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से भी PHP को हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अल्टरनेटिव्स ऑफ PHP तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि PHP की जगह पे आप और कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे पर्ल, ASP, JSP, ये सब अलग अलग चीजें हैं जो काम हम PHP से कर सकते हैं। वही .NET में हम काम, जब आप .NET टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, ASP, क्या यूज किया जाता है, ASP। यहाँ पे PHP आप पढ़ेंगे तो क्या यूज किया जाता है, PHP। ऐसे जावा जब आप पढ़ेंगे तो जो काम यहाँ हम PHP से कर रहे हैं वही काम जावा में JSP से करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए,
पीएचपी का पूरा नाम, पीएचपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया, एक सी, दूसरा पर्ल। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पर्ल। क्या नाम है? पर्ल, PERL, पर्ल। तो पीएचपी जो बनाई गई, पीएचपी का जो कोड लिखा गया वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा गया, एक सी में, दूसरा पर्ल में। कुछ कॉन्सेप्ट्स पीएचपी के सी से लिए गए हैं जो सी की तरह काम करता है, और कुछ कॉन्सेप्ट पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे सी से क्या लिया गया है कि आप हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। आप क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल का जो नाम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर वो जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट सी से लिए गए हैं। जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, किसमें? पीएचपी प्रोग्रामिंग में, तो हम, जैसे आप लोग सी प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल बनाते हो तो क्या लिखते हो? सी प्रोग्रामिंग में हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं डेटा टाइप, फिर लिखते हैं हम वेरिएबल का नाम। पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके पहले लगाते हैं डॉलर। पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनाए, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे फ्लोट टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, कोई भी वेरिएबल बनाएंगे उससे पहले हम लिखते हैं क्या? डॉलर। ये डॉलर का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? ये डॉलर का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे लिया गया? ये डॉलर का कॉन्सेप्ट पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो पीएचपी जो है वो दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी गई है, एक है सी, दूसरा है पर्ल। और वो जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सी के पीएचपी के सी से लिए गए हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पीएचपी के पर्ल से लिए गए। ठीक है, अब कुछ अच्छी बातें पीएचपी के बारे में क्या है, क्यों पीएचपी फेमस है, क्यों पीएचपी इजी है यूज करने में। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है ओपन सोर्स। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसके कोड्स, जब पीएचपी बनाया गया है इसका मतलब उसको बनाने के लिए कुछ कोड लिखा गया है, वो कोड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेट पे, गूगल पे। आप पीएचपी का कोड निकालिए और उसका यूज करके, जब आपको पता हो कि कैसे कहां से क्या चीजें हो रही हैं, तब की बात है ये, अभी आपको चेंज मत करिएगा। जब आपको पता हो सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारा सेटिंग पीएचपी का, तो आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदल के कुछ और अपने टाइप की चीज बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। किसी के भी यूज के लिए वो फ्री है, कोई भी उसके कोड में चेंजेस कर सकता है। इसको हम कहते हैं कि उसका जो सोर्स कोड है वो क्या है? ओपन है, ओपनली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा जो है वो है क्या कि इजी टू यूज। इजी टू यूज का मतलब है, इजी टू यूज का मतलब है कि ये क्या है? बहुत ही इजी है काम करने में, लिखने में। जैसे कि आप पीएचपी पे काम करेंगे, आप देखेंगे कि कहीं भी आपने एक एचटीएमएल पेज बनाया, आप एचटीएमएल की कोडिंग लिखिए, उसके बीच में कहीं पे भी पीएचपी की भी कोडिंग आप लिख सकते हैं, तो बहुत इजी है यूज करने में। साथ ही साथ वेरिएबल्स बनाने की बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे आप देखेंगे कि पीएचपी यूज करने में बहुत ईजी है और साथ ही साथ बहुत फास्ट है। ठीक है, लेकिन एक जो है वो ड्रॉबैक है पीएचपी का, वो ये है, जैसे हम लोग कई टाइप के एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको पता है कौन से टाइप का एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं? वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन पीएचपी का यूज करके आप सिर्फ एक टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, कौन सा? वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। तो पीएचपी का यूज करके सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत फास्ट है। जैसे अगर आप पाइथन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पाइथन का यूज करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे आप उसको मशीन लर्निंग में भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हम पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन का यूज आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। तो बहुत सारे टाइप के आप एप्लीकेशन बना सकते हो। डॉटनेट का यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। बट पीएचपी का यूज करके सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है,
लेकिन वेब एप्लीकेशन में आप अच्छे वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, यूज करने में इजी है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन है, इसकी वजह से पीएचपी फेमस है। ठीक है, और जब भी हमें छोटी वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स बनानी होती है तो हम ज्यादातर वेब एप्लीकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ पीएचपी का ही यूज करते हैं। स्टेबल है और फास्ट है, साथ ही साथ मल्टी प्लेटफॉर्म है। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब कि लाइनक्स पे भी यूज हो सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हो सकता है, मैक पे भी आप पीएचपी का कोड कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि मल्टी प्लेटफॉर्म, कई प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है। कई डेटाबेस को सपोर्ट करता है, इसका मतलब कि कई अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस का आप यूज कर सकते हैं, जैसे MySQL, MS SQL, है ना, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं जिनसे आप पीएचपी का कनेक्शन बना सकते हो। क्या करने के लिए? यस, डेटा स्टोर करने के लिए, है ना। तो पीएचपी वेब एप्लीकेशन में किसी भी टाइप के एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, सिर्फ और दूसरे टाइप के एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते, जैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना सकते, जैसे आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं बना सकते, ये चीजें। साथ ही साथ बहुत सारी इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिलती हैं जो कि हमारे काम को इजी बनाती हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है जिसमें हमने दिखाया है कि आप HTML एक PHP के पेज में आप दोनों टाइप के कोड्स लिख सकते हैं। कौन से? HTML के भी और साथ ही साथ PHP के भी। एक HTML के पेज में आप क्या, एक PHP के पेज में जो कि आपने .php एक्सटेंशन से सेव किया है, उसमें आप दोनों टाइप के कोड लिख सकते हैं। कौन से? HTML के भी कोड लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कहीं पे भी PHP का भी कोड लिख सकते हैं। बट क्या करना होगा आपको, जब भी आपको PHP का कोड लिखना है, आपको PHP की स्क्रिप्ट ओपन करनी होगी और PHP की स्क्रिप्ट की क्लोजिंग। ठीक है, वो तुम कर लेना भाई, मैं भूल गई होगी, करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब इतना हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग HTML पेज के साथ PHP और इसका दोनों का हम यूज कर सकते हैं। नया पेज में बनाती हूँ, हमने लिखा HTML। HTML के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया बॉडी टैग, यहाँ पे भी हमने लिखा बॉडी टैग की क्लोजिंग और HTML टैग की क्लोजिंग। हम इसको सेव करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे? अब फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, सेव करने के लिए हम इसको सेव करेंगे C ड्राइव के अंदर और जैम फोल्डर के अंदर। किस नाम के फोल्डर में? htdocs के फोल्डर में। यहाँ हमने एक फोल्डर, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो किसी भी नाम से, लेकिन हमने एक PHP नाम का फोल्डर बना लिया है जिससे कि सारे कोड्स हमारे एक साथ रहें और बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो। तो हमने लिख दिया demo2.php। .php से आप सेव करेंगे .php। अब हमने बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा एक पैराग्राफ, या मान लीजिए हमने लगा दिया एक H1 टैग और H1 टैग की क्लोजिंग कर दी। इस H1 टैग में हमने लिखा add to values। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यहाँ HTML का ही कोड करना है तो आप उसको .html से सेव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसमें कोई PHP का भी काम करना है तब आपको जरूरी है कि आप उसमें क्या करिए, .php नाम से उसको सेव करिए। अब हमने यहाँ लिखा add to value, हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने PHP के स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग की और PHP के स्क्रिप्ट की क्लोजिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, PHP की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें दो वैल्यूज को जोड़ना है, दो वैल्यूज को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाया। वेरिएबल चाहे उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, चाहे उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, आप हमेशा वेरिएबल कैसे बनाएंगे, डॉलर के साथ। हमने लिखा $a इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन। फिर हमने लिखा $b या $n1 n2 को, जो भी आप वेरिएबल तो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दिया क्या,
5। नेक्स्ट, अब जब भी हमें इसको प्रिंट कराना हो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इको। हमने लिखा इको $A प्लस $B सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन, तो इको $A प्लस $B। अब हमें demo2.php को रन कराना है। रन कराने के लिए हम यहां से रन इसको नहीं करा सकते, हम क्या करेंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट जो कि सर्वर का नाम है और स्लैश फाइल का नाम, जो भी आपको फाइल रन करानी है, मतलब हमारी फाइल PHP फोल्डर के अंदर है तो लिखेंगे PHP, फिर उसके अंदर है demo2.php, तो PHP/demo2.php। अब देखिए, अब इसको रन कराने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है बार बार वो करने की, आप सिर्फ यहाँ पे टाइप कर दीजिए लोकल होस्ट स्लैश PHP फोल्डर का नाम, और अगर आपने htdocs के अंदर ऐसे ही डायरेक्टली सेव किया है तो फिर ये PHP लिखने की भी जरूरत नहीं है, और हमने लिखा लोकल होस्ट स्लैश PHP स्लैश अब फाइल का नाम है demo2. और ये यहाँ पे ये HTML का कोड भी काम कर रहा है, ये PHP का कोड भी काम कर रहा है विद इन सेम पेज। ठीक है, तो एक पेज जो कि आपने .php से सेव किया है, वहां पे आप दोनों तरीके का काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिजनेस लॉजिक्स को भी डेवलप कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ PHP। ठीक है मैम, वैम्प पे कैसे सर्वर साइड रन कराएंगे? वैम्प पे रन कराने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी ऐसे ही हम कोड लिखेंगे, जो भी पेज हम बनाएंगे उसको एक वैम्प फोल्डर, जब आप वैम्प इंस्टॉल करोगे तो एक वैम्प नाम का फोल्डर C ड्राइव के अंदर मिलेगा। वैम्प फोल्डर को जब ओपन करोगे तो उसमें एक www नाम का फोल्डर मिलेगा, उस www फोल्डर के अंदर हम फाइल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद ऐसे ही रन कराएंगे लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम, और रन करने लगेगा। बाकी कोड वोड सारा सेम ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, आप यहाँ पे आपने एक बार PHP की स्क्रिप्ट लगा दी तो आप दोबारा नहीं लगा सकते। जैसे देखो PHP का ये जो देखो, अब यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट को खत्म होने के बाद हमने क्या किया, एक इनपुट टाइप लगा दिया, या मान लो इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लगा दिया। ठीक है, और पैराग्राफ टैग की हमने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर हम प्रिंट कराना चाहते हैं क्या, ये A+B या A-B, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको कोई भी क्या करना है मैम, वैम्प में अपाची मिलेगा? वैम्प में अपाची नहीं मिलेगा बच्चा। वैम्प के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, आप लिखेंगे स्टार्ट वैम्प सर्वर, और स्टार्ट वैम्प सर्वर आप करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, नीचे एक व्हाइट कलर का आइकन बन के आ जाएगा। मैंने आपको दिखाया था जब हमने आपको डेटाबेस पढ़ाया था, तो और व्हाइट कलर का आइकन आ गया, मतलब लोकल होस्ट चलने लगेगा। अब देखो PHP के अंदर हमें क्या करना है, फिर से हमें लिखना है $A प्लस या $A-$B, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमें PHP का कोड, यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी और इसके बाद PHP की स्क्रिप्ट हमें क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसा करके आप कहीं पे भी पेज में PHP के कोड को इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ओके, तो हमने सिर्फ इसको लिख दिया था, लिखने भर से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको प्रिंट नहीं कराएंगे। तो हम प्रिंट कराएंगे ना, प्रिंट कराएंगे और आ गया -2। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पे भी PHP का कोड लिख सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करने की जरूरत है,
आपको सिर्फ PHP के स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग करने की जरूरत है, और जहां पे ये खत्म हो जाए आपको इसे क्लोज करने की भी जरूरत है। बताओ भाई, समझ रहे हो ना तुम लोग? तो आप लोग को आज मैं कुछ टास्क दूंगी, वो आप लोग करिएगा, करेंगे ना? हाँ, ये अच्छा बता रही, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने की कोशिश की है। यहाँ हमने लिखा है कि यहाँ हमने लिखा है वेरिएबल्स। आप बहुत सारे तरीके के वेरिएबल्स बना सकते हैं। अभी सिर्फ ये मैंने वेरिएबल 1 लिखा हुआ है, बहुत सारे अभी वेरिएबल्स बनाना आपको हम बताएंगे, लेकिन मैम डेली टास्क करते हैं, वेरी गुड, करना चाहिए। तो अब देखो, पहला वेरिएबल, जब भी आपको वेरिएबल बनाना है या वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है, आपको बनाने से पहले आपको वेरिएबल बनाने से पहले हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? डॉलर। बिना डॉलर के ना वेरिएबल बनेगा ना ही काम करेगा, अदरवाइज आपको पार्स एरर करके एरर आने लगेगी, ठीक है। और लिखा है कि कोई भी वेरिएबल में जब आपको वैल्यू असाइन करना हो तो हम इक्वल का यूज करते हैं, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, है ना। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया a, उसमें हमें वैल्यू असाइन करनी है 2, तो कैसे असाइन करेंगे? आप लिख देंगे $a = 2। अब PHP जो है वो लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, आप इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। PHP क्या है? लूजली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड का मतलब कि डेटा टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। PHP के कोड्स में डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम कहते हैं लूजली टाइप्ड। जैसे पाइथन भी लूजली टाइप्ड है, जैसे जावा स्क्रिप्ट लूजली टाइप्ड है, ऐसे ही जो PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये भी क्या है? लूजली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देयर इज नो नीड to declare data type before the name of variable, ठीक है। साथ ही साथ देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, PHP में जैसे मान लीजिए आपने 2 वेरिएबल्स बनाए, PHP में मान लीजिए आपने 2 वेरिएबल, किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मान लीजिए आप पाइथन पढ़ रहे हैं, या पाइथन में भी तो ऐसे टाइप कास्टिंग हो जाती है। आप मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया a, आपने a में स्टोर कर दिया 3, ऐसे आपने स्टोर किया डबल इन्वर्टेड के अंदर। डबल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और आपने एक वेरिएबल बनाया $b, और इसमें आपने स्टोर कर दिया ऐसे 3। आपने कहीं पे प्रिंट कराया, आपने लिखा इको $a प्लस $b, तो बताइए क्या आएगा? अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट में अगर आप सेम कोड करेंगे तो वहां आएगा 3। इसका मतलब है 3 एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐसे लिख गई, और उसके बाद ये 3 जो था आपका ये लिख गया। लेकिन अगर आप ये सेम कोड किस में करेंगे? PHP में करेंगे, 3 × 3। अगर आप सेम कोड ये PHP में करेंगे तब देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, हमने लिखा है अगर आपने एक वेरिएबल बनाया a और इसमें स्टोर किया 1, अगर आपने दूसरा वेरिएबल बनाया b और आपने इसमें एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की डबल इन्वर्टेड के अंदर 2, अगर आपने किया $a प्लस $b, तो c में कौन सी वैल्यू आएगी? आएगी 3। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है कि PHP प्रोग्रामिंग अपने आप वैल्यू को देखते हुए टाइप कास्टिंग, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। तो ये अपने आप आपको क्या देगा? 3 देगा, क्योंकि $a में जो वैल्यू, सॉरी $b में जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू और क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्लस ऑपरेटर का यूज हमेशा किस पे करते हैं?
दोनों वैल्यू को अपने आप क्या कर देगा, ऐड कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, जैसे जोड़ के लिखना है आपको, मान लीजिए, अब देखिए पहले हम लोग एक नया वेब पेज में बनाती हूँ। यहाँ हमने लिखा PHP की स्क्रिप्ट और PHP की स्क्रिप्ट की हमने क्लोजिंग की। यहाँ पे हमने लिखा $A इक्वल्स टू $B इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर हमने लिख दिया क्या, 3। यहाँ पे हमने लिखा इको $A प्लस $, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। सेव हम कहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे हम सेव कराएंगे PHP फोल्डर के अंदर। तो हमने लिखा demo3.php और इसको रन कराने के लिए भी हम वेब ब्राउजर पे जाएंगे। यहाँ सेम हम लोकेशन रखेंगे, सिर्फ इसका नाम हम चेंज कर देंगे, demo2 से हटा के इसको हम कर देंगे demo3.php और ये आया क्या, फाइल। अब देखिए जब आपको दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो, मान लो यहाँ पे आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, आप HTML के भी टैग्स लगा सकते हैं। हमने लिखा HTML हेड सेक्शन, या हेड सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना, हमने लिखा सीधे सीधे बॉडी सेक्शन की हमने इसके लास्ट में क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे हमने लिखा बॉडी सेक्शन के अंदर हमने लिखा H3 की क्लोजिंग की और यहाँ पे हमने लिखा टाइप कास्टिंग इन PHP। यहाँ पे हमने PHP के टैग की क्लोजिंग कर दी। हमने अब PHP के टैग की जब क्लोजिंग हो गई तो इसका मतलब इसके बाद अब आप HTML से रिलेटेड कोड्स कोई भी लिख सकते हैं, है ना। और जब तक ये PHP के टैग के आप अंदर हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे हमने लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया H1 और यहाँ हमने लिख दिया हेलो, H1 की क्लोजिंग। अब बताओ demo3 क्या आएगा, तो क्या आएगा, पार्सिरप, है ना। कह रहा है, क्या कह रहा है कि PHP के टैग के अंदर HTML की क्लोजिंग, उससे कोई मतलब नहीं होता। HTML अपने आप समझ लेता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए PHP टैग की क्लोजिंग भी आप कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि आपने क्या किया है, PHP के स्क्रिप्ट के अंदर, ये देखो PHP का स्क्रिप्ट था ना, अभी PHP के स्क्रिप्ट की ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी। इसके अंदर आप कोई HTML का कोड नहीं लिख सकते, इसके अंदर आप कोई HTML का कोड नहीं लिख सकते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, PHP का कोड लिख सकते हैं। अगर आपको HTML का कोड कोई लिखना है PHP में, तो उसमें आप लिख सकते हैं इको, क्या इको, ये पूरा कोड, इसको हमने डाल दिया डबल इन्वर्टेड में और सेमीकोलन। ठीक है, अब हमने इसको रन कराया एंड इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इको में अगर आप कोई HTML का भी कोड डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रॉपर HTML की तरह ही वो काम करेगा। लेकिन आप डायरेक्टली जैसे आप HTML में कोड लिखते हैं, इनपुट टैग लगाना, ये लगाना, वो लगाना, वैसे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, कहाँ पे, फिर से बताओ। तो आपने देखा ना इको और H1 टैग के बाहर जो लगा कॉमा, ये इसी को समझ आता है PHP की वर्जन है, डबल कोट्स नंबर है, फिर से मैंने कॉमा लगे ना, ये सेमीकोलन, डबल इन्वर्टेड, हाँ, अगर वो ना लगे तो समझ जाएगा ना, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये जो है कॉमा हमने उस जगह के लिए नहीं बताया, हमने ये बताया कि ये तुम बोल रहे हो ना, ये जो मैंने बताया, तो ये हमने क्या किया था, $B में इसको स्टोर किया था ना। हमें क्या करना है कि हमें इसका आउटपुट चाहिए। H1 हम लिखते हैं तो क्या आउटपुट आता है, बोल्ड में लिख के आता है, ये आता है, तो इसका हमें आउटपुट चाहिए। लेकिन ये किस टाइप का कोड है, ये HTML का कोड है, जबकि आप इसको लिख किस में रहे हैं, PHP के स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप इसको PHP के स्क्रिप्ट के अंदर HTML का कोड आप नहीं लिख सकते,
आप सिर्फ PHP का कोड लिख सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग करना, वेरिएबल्स बनाना, उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना, आउटपुट दिखाना, कुछ ऐसा करना। HTML का कोड भी PHP एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की तरह लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड के अंदर। आप इसमें PHP का कोई भी कोड लिखिए वो काम करेगा। हमने लगा दिया ब्रेक लाइन और यहाँ हमने कुछ और लिख दिया, ये BR भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा बिल्कुल HTML की तरह ही, लेकिन उसको हमने क्या किया है, इको किया हुआ है, तब काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर इसने उसमें CI के अंदर प्रिंटर के अंदर लिख करके अगर 2 नंबर्स को ऐड कर दिए जाए तो एडिशन इज इक्वल टू A। हाँ तो यहाँ पे हाँ बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट हमने लगाया H2। अब H2 हमने कहाँ लगाया, ये आप ध्यान से देखेंगे कि H2 हमने PHP के स्क्रिप्ट के बाहर लगाया है। अब ये H2 काम करेगा प्रॉपर, क्योंकि ये एक HTML का कोड है। तो हमने H2 के अंदर लिखा कॉन्केटनेटिंग concatenating in PHP। PHP में हम कॉन्केटनेशन कैसे करते हैं, मतलब दो वैल्यूज को, एक स्ट्रिंग को, एक किसी भी वैल्यू को हम जोड़ते कैसे हैं। उसके लिए मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट करा, अभी तो हमने क्या किया, $A प्लस $B को प्रिंट कराया। मान लीजिए हम कुछ ऐसे प्रिंट कराना चाहते हैं कि रिजल्ट इज कॉलन और इसकी वैल्यू $A प्लस $B की वैल्यू, तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, $A प्लस $B की वैल्यू क्या आएगी 5, तो ऐसे हम प्रिंट, तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ रिजल्ट इज के साथ हमें इसको जोड़ना है ना, तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए दोबारा हमें फिर से उसको प्रिंट कराना है, हम PHP टैग स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने लिखा इको के अंदर हमने लिख दिया रिजल्ट इज कॉलन, फिर हमने दोबारा लगाया इको और हमने लिख दिया इको ब्रेक लाइन, इसके बाद हम ब्रेक करना चाहते हैं, हमने लिख दिया ब्रेक लाइन, फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन, फिर हमने लिखा इको। और अब देखो यहाँ पे इको के अंदर जो आपने ये लिखा है क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको भी ये टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर देगा। ये BR टैग जो आपने लगाया क्या है, HTML का टैग है, तो ये भी क्या करेगा, इसका जो आउटपुट होता है, BR टैग हम लगाते हैं तो क्या होता है, एक लाइन ब्रेक हो जाती है, वो भी काम करेगा, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे आपने लिख दिया $A प्लस $B, तो ये भी काम करेगा, जो कि $A और $B की वैल्यू को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट इज, फिर ब्रेक हो गया, फिर 5। अब देखिए अगर हम इन सबको एक ही में करना चाहते हैं तो उसके, अगर PHP की जो स्क्रिप्ट है उसको ओपन करके नीचे क्लोज करें, बीच के हटाना तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नाम दो तो, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि 2 बार लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये लिखा, मान लो हम एक ही लाइन में इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन दोनों के बीच में कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जो कि है डॉट, अब हमने लिखा डॉट और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, $A प्लस $B की वैल्यू, तो हमने लिख दिया ओके। ठीक है, तो अब ऐसे जब भी, अब देखो हमने इसको $A प्लस $B, हमें इसके साथ $A प्लस $B की वैल्यू को जोड़ना था, हमने ऐसे नॉर्मली कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने यहां से इसको कट किया। अब मान लो इसके बाद हमने लिखा, अगर मान लीजिए हमने इसको $A प्लस $B को यहां से कट करके हमने इसके अंदर यहां लिख दिया, अब आप बताइए क्या होगा। अच्छा, वैसे नहीं आ जाएगा। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बीच में जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने
इको के अंदर कोई HTML का कोड लिख दिया वो भी अपना आउटपुट देगा, कोई आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया वो भी सिंपल होगा। आपने लिख दिया $A तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने $A लिख दिया तो ये क्या होगा, $A प्रिंट कर देगा, नहीं, आपने डॉलर लिख दिया इसका मतलब कि ये उसकी वैल्यू रिसीव करेगा। तो आप डबल इन्वर्टेड के अंदर भी वेरिएबल की वैल्यू आराम से प्रिंट करा सकते, ठीक है। हाँ, बस ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है। अब जैसे मान लो हमें दो स्ट्रिंग, एक तो आप डॉट से यहाँ पे कॉन्केट कर सकते हैं, दूसरा आप कॉमा से भी कॉन्केट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कई चीजें प्रिंट करानी है, हमें प्रिंट कराना है हेलो, फिर हमने लिख दिया कॉमा, वर्ड हमने लिख दिया कॉमा, ऑफ फिर हमने लिख दिया कॉमा, PHP। अब देखो ऐसे लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्केटनेशन किया, यहाँ पे हमने क्या किया, पहली स्ट्रिंग, फिर दूसरी स्ट्रिंग, फिर तीसरी स्ट्रिंग, फिर चौथी स्ट्रिंग, इन सबको एक साथ क्या किया, जोड़ा। और जब जब आपको एक के साथ दूसरे को जोड़ना हो उसके बीच में आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। हाँ, तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे ही होता है, सिर्फ C ही है जिसमें कि आपको %D और ये सब लगाना पड़ता है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूज होता है और उसी से जोड़ा जाता है। तो देखिए कॉमा नहीं लगाओगे तो इधर आएगा, और क्या, आप इन दोनों को एक में लिख दोगे तो इधर नहीं आएगा, नहीं लगाओगे तो इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक .php से सेव किए हुए पेज में आप दोनों टाइप के कोड लिख सकते हैं, एक HTML का भी और साथ ही साथ PHP का भी। जब भी आपको PHP के कोड्स लिखने हो हम क्या करते हैं, जब भी हमें PHP का कोड लिखना हो हम PHP के स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग करते हैं और PHP के स्क्रिप्ट की क्लोजिंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन करते हैं तो डॉट लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बताएंगे। CSS के लिए कुछ नहीं, CSS के लिए जैसे आप CSS लगाते हैं वैसे लगाएंगे। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर जैसे CSS, अरे तुम लोग लगाते हैं, मैं कुछ लगा, हाँ तो ऐसे स्पेस कर देंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, PHP का कोड लिखते हैं और रन कराते हैं। अब जब भी आपको कोई कोड लिखना हो, जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉडी टैग के बाद हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये हम क्यों बनाते हैं, हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, और हमने लिखा वैल्यू इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू के अंदर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, किसकी वैल्यू, हम चाहते हैं यहाँ $A प्लस $B की वैल्यू प्रिंट हो जाए, लेकिन $A प्लस $B की वैल्यू क्या है, ये एक PHP का कोड है, तो इसके लिए आप वैल्यू के अंदर भी PHP का कोड लगा सकते हैं। हमने लिखा PHP टैग की ओपनिंग क्लोजिंग और यहाँ पे हमने लिख दिया इको, हमें प्रिंट कराना है इको किसकी वैल्यू, $A प्लस $B और इनपुट टैग की क्लोजिंग, ठीक है। ये देखिए वैल्यू के बाद हमने लगाया इक्वल्स टू, ये डबल इन्वर्टेड, जैसे मान लो हमने लिख दिया, मान लो यहाँ वैल्यू के अंदर हमने लिख दिया वैल्यू इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, हमने लिख दिया वैल्यू इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और उसमें पहले से ही लिख के आएगा क्या 5, है ना। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम कोई PHP से प्रोग्रामिंग करके कोई वैल्यू लाएं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको यही डबल इन्वर्टेड के अंदर PHP टैग की ओपनिंग करनी होगी और PHP टैग की क्लोजिंग करनी होगी। फिर आप इसके अंदर आपको प्रिंट करना है, आप लिख दीजिए इको, हम लिखते हैं प्रिंट करने के लिए, हमने लिख दिया $A प्लस और 5 आ गया, ठीक है। आप इसकी वैल्यू चेंज करके देख लो, हमने कर दिया 8 और यहाँ आ गया 10, ठीक है। तो ऐसे आप PHP टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कहीं पे भी एक HTML के बीच में, आप राहुल सर की आईडी यूज कर रही हैं और वो आपकी, ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि मैं राहुल सर का लैपटॉप यूज कर रही हूँ, राहुल सर हमारा। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों लैपटॉप्स कंपनी के हैं और कोई भी किसी को यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आया? हाँ, ओपन कर लूं? बताइए, आप लोग को समझ आया ना? बता रहे, जो भी कंफ्यूजन है बता रहे। क्या क्या? हाँ, पीएचपी के अंदर सीएसएस का कोड काम करेगा? पीएचपी का कोड, पीएचपी तुम बॉडी सेक्शन के अंदर सीएसएस का कोड काम करेगा? काम करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही पीएचपी के अंदर भी नहीं करेगा। पीएचपी के अंदर आप दो कोड लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं एचटीएमएल का, दूसरा आप लिख सकते हैं पीएचपी का। लेकिन एचटीएमएल का कोड भी आप नहीं लिख सकते, उसको लिखने के लिए भी आपको डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टास्क पैनल पर अपलोड नहीं होगा क्योंकि टास्क काम नहीं, पैनल काम नहीं कर रहा है, अभी करेंगे। अब देखो कैसे जैम्प को सर्च करेंगे, ये पूछ रहे हो? जैम्प सर्च करेंगे, ये ओपन होके आएगा, है ना? ये देखो ऐसे पहले अपाची लिखा रहेगा, इसके आगे स्टार्ट लिखा रहेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और बस कलर ग्रीन हो गया मतलब लोकल होस्ट अब काम करेगा। इसको मिनिमाइज कर देना, ठीक है, और मिनिमाइज करके अब आगे अपना काम करना। अगर ये स्टॉप रहेगा ना, सुनो क्यों आवाज करने लगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि देखो, जैसे मान लो ये स्टॉप है, ठीक है, ये स्टॉप है, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रन नहीं होगा क्योंकि लोकल होस्ट ही एक्टिव नहीं है। ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर काम नहीं करेगा। सर्वर काम करे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, किसको, अपाची को। ठीक है, और जब MySQL डेटाबेस का काम करोगे तो MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाओ, तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर लो पहले। जब इसका कलर ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब अब अपाची स्टार्ट हो गया और अब लोकल होस्ट काम करेगा। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसको सर्च करोगे तब ये काम करने लगेगा। बताओ ना, क्या बताऊं? मैम लोकल होस्ट कैसे ओपन करूं, अभी बताया तो। ठीक है, अच्छा अभी मैं देख रही, वैम पर इंस्टॉल किया, अभी मैं देख ले रही हूँ। उसके लिए पोर्ट चेंज करना होगा, कर दोगे सही हो जाए, रुक जाओ। तो आज मतलब वेब पेज माई लोकल, अब जिसमें भी जैम्प आप लोग इंस्टॉल करिएगा और जिसमें भी जैम्प काम नहीं करेगा वो मुझे कॉल करेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपका सिस्टम एनी डेट से कनेक्ट करा के सही कर दूंगी। तो आप सब मुझे क्या करिएगा, कॉल करिएगा, तब मैं सही कराऊं। क्योंकि देखिए अगर अभी आप लोग अगर वैसे नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आगे आपको प्रोजेक्ट में भी दिक्कत होगी। तो आज आप सारे लोग वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करिएगा। नहीं रुक जाओ नहीं, MySQL और अपाची दोनों को एक्टिव कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विवेक। तो इसके आप लोग अभी इतना काम करिएगा कि अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप लोग क्या करिएगा कि जितना आज मैंने टास्क कराया, 2-3 जो भी मैंने पेजेस बनाए, सेम ऐसे पेजेस आप लोग बनाइएगा और उसको रन करा के देखिएगा कि वो हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो हम टास्क देंगे वो भी आप करने की कोशिश करिएगा।
उसके बाद आपको कल से जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ ठीक है, तो मैम पाइथन और पीएचपी दोनों क्लास कैसे ज्वाइन करो एक साथ? तुम हो कौन? तुम हो कौन जो एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो? ओके बाय बाय। लो ठीक है, तो आप लोग इतना काम करिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों से कल मैं मिलूंगी और इसके आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। बाय। ओके, थैंक यू, बाय। चलो।